हेलो एवरीवन। तो आज का जो हमारा नया टॉपिक है दैट इज़ द कोएगुलेशन ऑफ ब्लड। कोएगुलेशन, जैसे कि हमने कल पढ़ा था, कोएगुलेशन क्या होता है? इट इज़ द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। क्लॉटिंग का क्या मतलब है? अगर कहीं भी हमारे बॉडी में अगर इंजरी हो जाती है तो जो ब्लड फ्लो कर रहा होता है उस ब्लड के फ्लो को रोकना ज़रूरी होता है। अदरवाइज अगर वो ब्लड फ्लो रुकेगा नहीं तो एक्सेस लॉस ऑफ ब्लड की वजह से फैटिलिटी भी हो सकती है, इंसान मर भी सकता है। तो इसीलिए ब्लड के फ्लो को रोकना ज़रूरी है। और यहाँ पे कौन काम आते हैं? तो बेटा यहाँ पे प्लेटलेट्स काम आते हैं। ठीक है, प्लेटलेट्स जो है वो क्लॉटिंग का काम करते हैं। अब ये काम होता कैसे है? हाउ डज क्लॉटिंग ऑफ ब्लड अकर्स? देखते हैं। जब भी कहीं पर इंजरी होती है, ठीक है, तो जहां पर भी इंजरी हो रही होगी वहां पे तो एक ब्लड फ्लो करेगा, तो ब्लड के साथ साथ ब्लड प्लेटलेट्स भी आएंगे और जिस जगह पे इंजरी हुई है वहां का टिश्यू भी इंजर्ड हुआ होगा। तो जो टिश्यू इंजर्ड हुआ है और जो ब्लड फ्लो करके आ रहा है, जो ब्लड प्लेटलेट्स फ्लो करके आ रहे हैं, वो दोनों ही एक थ्रोम्बोप्लास्टिन को रिलीज करते हैं। किसको रिलीज करेंगे? थ्रोम्बोप्लास्टिन को। अच्छा, ये थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या करता है? इट फॉर्म्स थ्रोम्बोकाइनेज। थ्रोम्बोप्लास्टिन थ्रोम्बोकाइनेज का फॉर्मेशन करता है। थ्रोम्बोकाइनेज क्या है? इसे हम फैक्टर एक्स के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, किसका फॉर्मेशन करेगा? थ्रोम्बोकाइनेज। अब देखो, थ्रोम्बोकाइनेज का क्या काम है कि हमारे ब्लड में ऑलरेडी एक प्रोटीन है जो कि जिसे प्रोथ्रोम्बिन कहा जाता है। प्रोथ्रोम्बिन इनएक्टिव स्टेज में होता है। प्रोथ्रोम्बिन ब्लड में इनएक्टिव स्टेज में होता है। अब क्या होता है कि ये जो थ्रोम्बोकाइनेज है ये इस प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिवेट करेगा। ठीक है, थ्रोम्बोकाइनेज इस प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिवेट करेगा। किसकी मदद से? तो कैल्शियम के हेल्प से। ठीक है, कैल्शियम और थ्रोम्बोकाइनेज की प्रेजेंस में क्या होगा? प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेट हो जाएगा और क्या बनाएगा? थ्रोम्बिन का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, अब अब ये जो थ्रोम्बिन एक्टिवेट हुआ है ये क्या करेगा? हमारे ब्लड में एक और प्रोटीन है बेटा जिसे हम फाइब्रिनोजन कहते हैं। ठीक है, फाइब्रिनोजन जो है वो एक्चुअली क्लॉटिंग के लिए काम में आता है। कैसे? फाइब्रिनोजन जो है वो ब्लड सेल्स और फाइब्रिन से मिलके बना हुआ है। ब्लड सेल्स और फाइब्रिन से मिलके बना हुआ है, लेकिन फाइब्रिनोजन जब नॉर्मली ब्लड में फ्लो कर रहा है तब भी ये एक्टिव स्टेज में नहीं है। ठीक है, इसे दोबारा से एक्टिवेट करने की जरूरत है। तो फिर यहाँ पे क्या होता है? फाइब्रिनोजन को एक्टिवेट करने के लिए थ्रोम्बिन यहाँ पे एक्ट करता है। ठीक है, थ्रोम्बिन क्या करेगा? फाइब्रिनोजन को कैटालाइज करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम एंड हेंस फाइब्रिनोजन इज गेट्स एक्टिवेटेड इनटू फाइब्रिन। ये फाइब्रिन बना लेगा। फाइब्रिन क्या करेगा? जैसे हमने आज लास्ट क्लास में पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि फाइब्रिन जो है ये फाइबर्स होते हैं बेटा। ठीक है, ये फाइबर्स होते हैं जो कि जहां पर भी इंजरी हुई है वहां पे मैश लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। क्या बना लेंगे? मैश लाइक स्ट्रक्चर बना लेंगे। और इस मैश लाइक स्ट्रक्चर से जब ब्लड फ्लो करेगा, जब इस मैश लाइक स्ट्रक्चर से ब्लड फ्लो करेगा तो क्या होगा? रेड ब्लड सेल्स यहाँ पे स्टिक कर जाएंगे, स्टक कर जाएंगे, और इसकी वजह से क्या होगा? ब्लड धीरे 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 क्या हो जाएगा? क्लॉट हो जाएगा। ठीक है, ब्लड धीरे धीरे क्लॉट हो जाएगा। तो इस तरीके से कोएगुलेशन ऑफ ब्लड या फिर क्लॉटिंग ऑफ ब्लड की जाती है बॉडी में। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा लिम्फ के बारे में। ठीक है, लिम्फ क्या होता है? देखो, हमारा जो ब्लड है वो हमारे ब्लड के फ्लो करने के लिए बॉडी में बेसिकली तीन हमारे पास कहते हैं ब्लड वेसल्स हैं। कौन कौन से? आर्टरीज, वीन्स एंड कैपिलरीज। ठीक है, आर्टरीज और वीन्स तो देखते हैं बॉडी में हर जगह फैले हुए हैं, लेकिन कैपिलरीज जो होता है बेटा, कैपिलरी का लोकेशन याद रखना हमेशा कि कैपिलरीज जो है वो हमेशा किसी ना किसी टिश्यू या ऑर्गन को सराउंड किया हुआ रहता है। कैपिलरीज हमेशा टिश्यूज को सराउंड किए हुए रहते हैं। ठीक है, अच्छा अब इससे होता क्या है? देखो, मुझे एक बात बताओ, आर्टरी में जो ब्लड फ्लो कर रहा होता है, आर्टरी में जो ब्लड फ्लो कर रहा होता है वो हाई प्रेशर से फ्लो करता है।
ठीक है। और वीन्स में जो ब्लड फ्लो करता है बेटा वो लो प्रेशर से फ्लो करता है, ठीक है। तो आर्टरीज से जो ब्लड हाई प्रेशर से होते हुए जा रहा था वो वीन्स में लो प्रेशर में कैसे आ गया? इस कैपिलरी में ऐसा क्या हो गया कि जो ब्लड प्रेशर हाई था आर्टरी में, वो ब्लड प्रेशर वीन्स में आकर लो हो जाता है? हाउ इज दैट पॉसिबल? ऐसा क्या हो रहा है यहां पे? और जबकि देखा जाए तो कैपिलरी का जो कहते हैं विड्थ है, कैपिलरी का जो विड्थ है वो आर्टरीज और वीन से बहुत ही पतला है, ठीक है। कैपिलरीज जो होते हैं बेटा वो 1 सेल थिक होते हैं, ठीक है, ये 1 सेल थिक होते हैं। फिर भी जब आर्टरीज से ब्लड वीन्स में जाता है थ्रू कैपिलरीज तो क्या होता है? ब्लड का प्रेशर लो हो जाता है। ऐसा क्यों? ब्लड का प्रेशर तो बढ़ जाना चाहिए था, क्योंकि कैपिलरीज में तो और क्या कहते हैं वो पतले रास्ते से जा रहा है। देखो होता ये बेटा, जब ब्लड आर्टरी से वीन्स की तरफ जाता है थ्रू कैपिलरी तो क्या होता है? जो ब्लड आर्टरी में फ्लो कर रहा है वो कैसा ब्लड है बेटा? एक तो ऑक्सीजनेटेड है, ठीक है। कैसा ब्लड है? ऑक्सीजनेटेड है। साथ ही साथ इसमें बहुत सारे जितने भी हार्मोन्स होंगे, एंजाइम्स होंगे, ठीक है। फूड होगा, फूड के की जगह पे ग्लूकोज हम लोग यूज कर रहे हैं, ग्लूकोज प्रेजेंट होगा, बहुत सारे सॉल्ट्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। WBC होगा, RBC होगा, एटसेट्रा, ठीक है। जब ये ब्लड आर्टरी से कैपिलरीज में जाता है तो क्या होता है बेटा? क्योंकि ये बड़े से छोटे जगह पे जा रहा है तो प्रेशर बढ़ जाता है, ठीक है। और जब प्रेशर बढ़ जाता है और क्योंकि कैपिलरी सिर्फ 1 सेल थिक है, बहुत ही पतला है, तो क्या होता है? इस ब्लड से बहुत सारी चीजें इस कैपिलरी के थ्रू स्क्वीज आउट हो जाती हैं, यहां से लीक कर जाती हैं। हम क्या कह रहे हैं कि ये यहां से स्क्वीज आउट हो जा रही हैं या फिर लीक कर जा रही हैं। बहुत सारी चीजें कैपिलरी से लीक करके कहाँ आ जाती हैं? इस टिश्यू के चारों तरफ आ जाती हैं। कहाँ आ जाती हैं? इस टिश्यू के चारों तरफ आ जाती हैं, ठीक है। अब क्या क्या लीक करके आ रहा है? तो जैसा हमने बताया यहां पे WBC लीक करके आ जाएगा, ठीक है। ग्लूकोज लीक करके आ जाएगा, कुछ हार्मोन्स हैं, एंजाइम्स हैं, सॉल्ट्स हैं, ये सब लीक करके कहाँ आ जाएंगे? इस टिश्यू के पास आ जाएंगे, ठीक है। क्या नहीं लीक करके आएगा बेटा? RBC लीक नहीं करेगा, RBC इसी में रह जाएगा, ठीक है। अब देखो बेटा, क्योंकि ये जो है फ्लूइड जो है वो इस कैपिलरी से लीक करके टिश्यू के चारों तरफ आ गया है, ठीक है। और इस फ्लूइड में क्या क्या प्रेजेंट है भाई? तो ग्लूकोज है, सॉल्ट्स हैं, हार्मोन्स हैं, ऑक्सीजन है, ठीक है। तो जो टिश्यूज जो हैं वो इस फ्लूइड से जो भी इनके काम का सामान है, जैसे कि फूड है, सॉल्ट्स हैं, गैसेस हैं, ये इनसे ले लेगा, ठीक है। और अपना जो भी वेस्ट मटेरियल है, कार्बन डाइऑक्साइड है और बाकी जितने भी वेस्ट मटेरियल है वो इस फ्लूइड को दे देगा। तो जो एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंसेस होता है टिश्यूज में वो इस फ्लूइड के थ्रू ही होता है, ठीक है। इस फ्लूइड के थ्रू ही होता है। दैट इज वाई ये फ्लूइड जो अब टिश्यू को चारों तरफ से सराउंड कर रहा है, दिस फ्लूइड इज ऑल्सो नॉन एज टिश्यू फ्लूइड। दिस फ्लूइड इज ऑल्सो नॉन एज टिश्यू फ्लूइड, या इसे ही एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड भी कह रहे हैं, ठीक है। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड भी कह रहे हैं। साथ ही साथ क्या हो रहा है? एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंसेस जो है वो टिश्यू और इस फ्लूइड के बीच में होते हैं, ठीक है। एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंस इस टिश्यू और इस फ्लूइड के बीच में होते हैं, और फिर वो सब्सटेंस वापस से एक ब्लड में जाएंगे। कैसे जाएंगे अभी मैं बताऊंगा। तो क्या होता है, वही सब्सटेंस वापस से इसे ब्लड में जा रहा है, तो ब्लड से डायरेक्ट एक्सचेंज नहीं हो रहा है, ब्लड से इस फ्लूइड के थ्रू एक्सचेंज हो रहा है। दैट इज वाई दिस फ्लूइड इज ऑल्सो नॉन एज द मिडिल मैन। इसी फ्लूइड को
मिडिल मैन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो हम लोग क्या क्या कह रहे हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, मिडिल मैन और टिश्यू फ्लूइड। अब बेटा यही टिश्यू फ्लूइड एक बार जब सारे एक्सचेंजेस हो जाएंगे, ठीक है, जितने भी एक्सचेंज होने थे, ग्लूकोज का एक्सचेंज होना था, सॉल्ट्स का एक्सचेंज होना था, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होना था, जब ये सारे एक्सचेंज हो जाएंगे टिश्यूज के थ्रू, तब क्या होगा, ये फ्लूइड एक एक वेसल में एंटर करेंगे, वेसल के नेटवर्क में एंटर करेंगे। ये जो वेसल्स है बेटा जिसमें ये फ्लूइड एंटर कर रहा है, दीज आर दी लिम्फैटिक वेसल्स, दीज आर दी लिम्फैटिक वेसल्स। ठीक है, और जो फ्लूइड इस वेसल में अब फ्लो कर रहा है, इस फ्लूइड को हम लिम्फ कहेंगे। ठीक है, इस फ्लूइड को हम लिम्फ कहेंगे। ठीक है, आई गेस यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, क्या होता है, आर्टरीज में से ब्लड कहाँ जाएगा, कैपिलरीज में, और कैपिलरी में क्या हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर बढ़ जा रहा है और कैपिलरी बहुत ही पतला होता है, तो बहुत सारे सब्सटेंस कैपिलरी से स्क्वीज आउट हो जाते हैं। ठीक है, लीक कर जाते हैं और कहाँ जाते हैं, टिश्यू को सराउंड कर लेते हैं। ठीक है, जब ये फ्लूइड टिश्यू को सराउंड कर लेगा, तब हम इसे टिश्यू फ्लूइड या फिर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड या फिर मिडिल मैन कहेंगे। क्यों मिडिल मैन कहेंगे, क्योंकि जो फ्लूइड, जो टिश्यू फ्लूइड यहाँ पे आके टिश्यू को सराउंड कर रहा है, वो अपने साथ बहुत सारी चीजें लेके आ रहा है। क्या क्या लेके आ रहा है, WBC है, ग्लूकोज हैं, सॉल्ट्स हैं, एंजाइम्स है, गैसेस हैं, और इन सारे सब्सटेंसेस का एक्सचेंज होता है किसके साथ, टिश्यू के साथ। टिश्यू को जो चीजें जरूरी हैं वो इस टिश्यू फ्लूइड से ले लेगा, और जो उसके पास वेस्ट मटेरियल है वो इस टिश्यू फ्लूइड में दे देगा। ठीक है, हेंस एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंसेस हो जाएंगे। अब जब ये एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंसेस हो जाएगा, तो ये जो कहते हैं फ्लूइड है वो कहाँ चला जाएगा, वेसल्स में एकते चले जाएंगे, और इस वेसल्स को हम क्या कह रहे हैं, दीज आर नॉन एज दी लिम्फैटिक वेसल्स। और जब इस वेसल्स में चला जा रहा है, तो इस हम फ्लूइड को क्या कह रहे हैं, दिस फ्लूइड इज नॉन एज दी लिम्फ। अच्छा, अब क्या होता है, ये जो लिम्फैटिक वेसल्स जो है बेटा, ये फर्दर आगे मूव ऑन करके वीन्स में ही ज्वाइन कर जाते हैं। ठीक है, फर्दर क्या होता है, ये जो एक फ्लूइड है, ये जो लिम्फैटिक वेसल्स हैं, ये इस फ्लूइड को लेके लिम्फ को लेके दोबारा से कहाँ ज्वाइन कर जाएगा, तो वीन्स में ही ज्वाइन कर जाएगा। और एक बार जब ये वीन्स में ज्वाइन कर जाएगा, तो ये वीन्स अब वीन्स में तो एक तो ब्लड फ्लो कर रहा है, तो ये जो एक लिम्फ इस ब्लड में आके मिक्स हो जा रहा है, तो अब ये ब्लड कहाँ चला जाएगा, आपके हार्ट के पास चला जाएगा। ठीक है, आपके हार्ट के पास चला जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा लिम्फ के बारे में और पढ़ लेते बेटा, लिम्फ में और क्या क्या होता है। अब क्योंकि जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे आरबीसी स्क्वीज आउट नहीं होता है, आरबीसी इसी ब्लड में रह जाता है, तो आरबीसी में एक रेड कलर्ड पिगमेंट प्रेजेंट होता है, जिसके बारे में हमने पढ़ा था, विच इज द हीमोग्लोबिन। ठीक है, अब क्योंकि हीमोग्लोबिन लिम्फ में नहीं आ रहा है, ठीक है, तो लिम्फ का जो कलर होता है वो कलरलेस रह जाता है। ठीक है, हमारा ब्लड रेड इसीलिए है ना, क्योंकि ब्लड में हीमोग्लोबिन है। अब इस लिम्फ में तो हीमोग्लोबिन आ ही नहीं रहा है, तो लिम्फ का कोई कलर नहीं होता, वो कलरलेस फ्लूइड रह जाता है। ठीक है, और जैसा हमने देखा कि इस लिम्फ में WBC आ रहे हैं, WBC स्क्वीज आउट होके आ रहे हैं, तो हमने लास्ट क्लास में ही पढ़ा था कि भाई WBC में क्या क्या प्रेजेंट होता है, लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स एक्सेट्रा। ठीक है, तो अब लिम्फोसाइट्स जो है बेटा, वो हमारे बॉडी में इम्यूनिटी के लिए एक काम में आते हैं। ठीक है, तो जो कहते हैं लिम्फ है, उनमें लिम्फोसाइट्स भी प्रेजेंट होती हैं, और ये लिम्फोसाइट्स हमारी बॉडी के इम्यूनिटी में भी हेल्प करता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि हमारी इम्यूनिटी में लिम्फ हेल्प कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट, और क्या, दीज आर द कैरियर्स फॉर न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स एंड एटसेट्रा। जैसे मैंने बताया, ये यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स, एंजाइम्स, ये सब स्क्वीज आउट होके आ रहे हैं, और स्क्वीज आउट होके ये कहाँ फ्लो कर जा रहे हैं, इन द लिम्फैटिक वेसल्स। तो लिम्फैटिक वेसल्स में इन सब को कैरी कौन कर रहा है, तो लिम्फ ही तो कर रहा है। ठीक है, दैट इज वाई दे आर द कैरियर्स फॉर न्यूट्रिएंट्स एंड हार्मोन्स। ठीक है, अच्छा,
ह्यूमन के इंटेस्टाइन में बेटा जितना जो भी एक्टिव डाइजेशन होता है उसमें फैट का भी एक्टिव डाइजेशन होता है। जब फैट का डाइजेशन होगा बेटा तो उनको जब अब्जॉर्ब किया जाएगा तो इंटेस्टाइन में आते हैं इंटेस्टाइनल विलाई प्रेजेंट होता है। ठीक है, इंटेस्टाइनल विलाई के पास लिम्फ के आते हैं छोटे छोटे सेल्स प्रेजेंट होते हैं, लिम्फ सेल्स प्रेजेंट होते हैं। उन लिम्फ सेल्स को लैक्टेल्स कहा जाता है। ठीक है, उन लिम्फ के सेल्स को लैक्टेल्स कहा जाता है और ये जो लैक्टेल्स है वो फैट को अब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, ह्यूमन के इंटेस्टाइन में इंटेस्टाइनल विलाई है, विलाई के पास क्या है, लैक्टेल्स है और लैक्टेल्स किसको अब्जॉर्ब कर रहा है, फैट को अब्जॉर्ब कर रहे हैं। ठीक है, चलो आई गेस यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज सर्कुलेटरी पाथवे। अब देखो सर्कुलेटरी पाथवे की अगर हम लोग बात करें बेटा तो ड्यूरिंग इवोल्यूशन, ठीक है, ड्यूरिंग इवोल्यूशन दो टाइप के सर्कुलेटरी सिस्टम फिलहाल हमारे पास प्रेजेंट हैं जो कि आपको पढ़ने हैं। ठीक है, वो दो कौन कौन से हैं, जो आपने डाइवर्सिटी चैप्टर पढ़ा होगा उसमें भी आपने पढ़ा होगा, ये दो हैं। फर्स्ट इज अ ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम एंड सेकंड वन इज अ क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। अब देखते हैं ओपन सर्कुलेटरी और क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या फर्क हो जा रहा है बेटा। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है कि कोई ब्लड जो है वो किसी भी वेसल में फ्लो नहीं करता है। ठीक है, इन ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम ब्लड जो है वो किसी वेसल में फ्लो नहीं करता है। ठीक है, अच्छा इनमें क्या होता है कि जितने भी ऑर्गन्स होते हैं, ऑर्गन्स आर डायरेक्टली bathed into the blood। ठीक है, ऑर्गन्स जो है वो ब्लड में डायरेक्टली बात कर रहे होते हैं बेटा। ठीक है, वहीं क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो इनमें जो ब्लड है वो किस में फ्लो कर रहा है, ब्लड फ्लोज इनसाइड द वेसल। ठीक है, ब्लड वेसल्स हैं हमारे पास, है ना, आर्टरीज, वीन्स, कैपिलरीज, जो हमने अभी देखा। तो क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है कि ब्लड जो है वो वेसल्स में फ्लो करते हैं। ठीक है, अच्छा एग्जाम्पल्स की बात करते हैं। ठीक है, तो जो इंसेक्ट्स जो है बेटा, ठीक है, उनमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है, वाइल जो फॉर एग्जाम्पल हम अपनी बात कर लें, ह्यूमंस की बात कर लें, तो ह्यूमंस में क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। ठीक है, चलो अब सर्कुलेटरी सिस्टम की अगर हम लोग बात करें तो सर्कुलेटरी सिस्टम में जो मेन सर्कुलेटरी ऑर्गन जो है दैट इज आवर हार्ट। वो क्या है, हमारा हार्ट है। हार्ट की बात करें बेटा तो दोबारा से हम थोड़ा सा इवोल्यूशन में जाना चाहेंगे। ड्यूरिंग आवर इवोल्यूशन हार्ट का भी इवोल्यूशन हुआ। ठीक है, ऐसा नहीं था कि जो हार्ट हमारे अंदर प्रेजेंट है वही हार्ट सारे ही ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट है, नहीं, धीरे धीरे करके हार्ट का इवोल्यूशन हुआ है और जो हार्ट हम आज देख रहे हैं जो हमारे अंदर प्रेजेंट है दैट इज द मोस्ट एडवांस्ड फॉर्म ऑफ हार्ट। ठीक है, वो पूरे ऑर्गेनिज्म में सबसे ज्यादा एडवांस्ड फॉर्म जो है वो हमारे अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, तो देखते हैं बेटा कि फिशेस की अगर हम लोग बात करें, अगर हम लोग वर्टिब्रेट्स में अगर देखते हैं, ठीक है, अगर हम लोग वर्टिब्रेट्स में देखें तो भाई वर्टिब्रेट्स में ब्लड को पंप करने के लिए जो ऑर्गन है वो एक मस्कुलर ऑर्गन प्रेजेंट है, एक मस्कुलर ऑर्गन प्रेजेंट है जिसे हम लोग हार्ट कहते हैं। ठीक है, उसे हम लोग हार्ट कहते हैं। ठीक है, अब अगर फिश में बात करें बेटा तो दे हैव 2 चेम्बर्ड हार्ट। ठीक है, फिशेज में 2 चेम्बर्ड हार्ट प्रेजेंट हैं। ठीक है, 2 चेम्बर का हार्ट है। ठीक है, वहीं एम्फीबियंस की बात करें बेटा तो दे हैव 3 चेम्बर्ड हार्ट। एम्फीबियंस के पास 3 चेम्बर्ड हार्ट है। 2 चेम्बर में क्या क्या प्रेजेंट होगा, एक ऑरिकल और एक वेंट्रिकल प्रेजेंट होगा। ठीक है, वहीं एम्फीबियंस में बात करें 3 चेम्बर्ड हार्ट है। 3 चेम्बर्स का क्या मतलब है, 2 ऑरिकल्स है एंड एक वेंट्रिकल है। ठीक है, सिमिलरली रेप्टाइल्स में भी 3 चेम्बर्ड हार्ट हैं जिसमें कि 2 ऑरिकल हो जाएगा और एक वेंट्रिकल हो जाएगा। लेकिन रेप्टाइल्स बेटा एक एक्सेप्शन प्रेजेंट होता है, रेप्टाइल्स में एक एक्सेप्शन प्रेजेंट होता है दैट इज अ क्रोकोडाइल। ठीक है, क्रोकोडाइल होने का तो एक रेप्टाइल है, क्रोकोडाइल वैसे तो रेप्टाइल है लेकिन
क्रोकोडाइल में बेटा 4 चेम्बर्ड हार्ट होता है, ठीक है, क्रोकोडाइल में 4 चेम्बर्ड हार्ट प्रेजेंट होता है, ठीक है, तो ये एक्सेप्शन याद रखना, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करें कि क्रोकोडाइल, बर्ड्स और मैमल्स में फिर 4 चेम्बर्ड हार्ट प्रेजेंट होंगे, ठीक है, क्रोकोडाइल और मैमल्स में 4 चेम्बर्ड हार्ट प्रेजेंट होंगे। ये 4 चेम्बर्ड में क्या क्या हो जाएगा, 2 ऑरिकल एंड 2 वेंट्रिकल, ठीक है, 2 ऑरिकल और 2 वेंट्रिकल, ठीक है। अच्छा, फिश की बात करें बेटा तो इनके पास दो ही चेम्बर प्रेजेंट है, एक ऑरिकल और एक वेंट्रिकल, ठीक है। देखो क्या होता है, वेंट्रिकल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप किया जाएगा पूरे बॉडी में, ठीक है, और फिर क्या होगा, ये ब्लड कहाँ जाएगा, तो ये जाएगा गिल्स के पास, ठीक है। अच्छा, गिल्स में क्या होगा, ऑक्सीजनेशन होगा, ब्लड जो है वो ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा, ठीक है, और ये ब्लड फिर कहाँ आएगा, इट विल कम टू द ऑरिकल, और फिर ऑरिकल से पूरे बॉडी में ये ब्लड को पंप किया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है बेटा कि मिक्सिंग ऑफ ब्लड हो जाता है, ठीक है, और दैट इज वाई इट इज अ सिंगल सर्कुलेशन, क्योंकि पूरे बॉडी में क्योंकि हार्ट में ब्लड एक ही बार आ रहा है, दैट इज वाई इट इज नॉन एज अ सिंगल सर्कुलेशन, ठीक है। वहीं एम्फीबियंस की बात करें, एम्फीबियंस की बात करें तो भाई 3 चेम्बर होंगे, ठीक है, 2 ऑरिकल और 1 वेंट्रिकल, ठीक है। तो ऑरिकल में क्या होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ कहाँ आएगा भाई, पहले ऑरिकल में आएगा, ठीक है, फिर ये यहां से कहाँ जाएगा, गिल्स, लंग्स या फिर स्किन के पास, ठीक है। आपको पता होगा, आपने इवोल्यूशन चैप्टर में पढ़ा होगा कि रेप्टाइल्स जो हैं वो सॉरी एम्फीबियंस जो हैं उनके पास मल्टीपल ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं फॉर द रेस्पिरेशन, ठीक है, और उसी को यूज करके, चाहे वो गिल्स हो, लंग्स हो या स्किन हो, वो ब्लड को प्यूरिफाई कर लेगा, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा वो ब्लड जो है वो ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा, ठीक है। फिर ये ब्लड कहाँ जाएगा बेटा, ये ब्लड आ जाएगा आपका लेफ्ट ऑरिकल में, फिर ये यहाँ से कहाँ जाएगा, ये वेंट्रिकल में जाएगा, और वेंट्रिकल से पूरे बॉडी में ये पंप किया जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे भी क्या हो जाती है बेटा, मिक्सिंग ऑफ ब्लड अकर्स, यहां पर भी मिक्सिंग ऑफ ब्लड हो जाता है, दैट इज वाई, हालांकि यहाँ पे क्या है, 2 चेम्बर प्रेजेंट हैं और ब्लड जो है वो हार्ट में 2 बार आ भी रहा है, स्टिल ये कंप्लीटली नहीं आ रहा है, हेंस इट इज इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन, इट इज इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन, ठीक है। अब सेम काम क्या रेप्टाइल्स में भी होगा, लेकिन अगर हम लोग इसकी बात करते हैं, ह्यूमंस या फिर मैमल्स की बर्ड्स और मैमल्स की बात करते हैं, तो भाई हमारे पास क्या प्रेजेंट है, 4 चेम्बर्ड हार्ट प्रेजेंट है, ठीक है, 2 ऑरिकल है, 2 वेंट्रिकल है, ठीक है। एक वेंट्रिकल में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, ये फिर दूसरे पहले क्या होगा कि लेफ्ट ऑरिकल में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, वहां से ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट वेंट्रिकल में जाएगा, यहाँ से फिर ये लंग्स के पास जाएगा, लंग्स में जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था वो ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा, वहां से फिर वो ब्लड लेफ्ट ऑरिकल में आएगा, फिर लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा, और फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से पूरे बॉडी में इस ब्लड को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। तो अब क्योंकि यहाँ पे ब्लड जो है वो हार्ट में 2 बार आ रहा है, हेंस हम इसे डबल सर्कुलेशन कहते हैं। डबल सर्कुलेशन हम आगे भी आते हैं, फर्दर और अच्छे तरीके से डिस्कशन करेंगे, मगर फिलहाल के लिए हम ये देख लेते हैं कि यहाँ पे डबल सर्कुलेशन हो रहा है। तो अगर हम सारे ही ऑर्गेनिजम्स की बात करें बेटा, तो फिशेज में क्या हो रहा था, दे हैड 2 चेम्बर्ड हार्ट, ठीक है, उनमें सिंगल सर्कुलेशन होता है, और यहाँ पे प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड कौन कर रहा है, गिल्स कर रहे हैं, ठीक है। वहीं एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स की बात करें तो उनके पास 3 चेम्बर्ड हार्ट प्रेजेंट होता है, ठीक है,
और इनमें इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन होता है, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन, ठीक है। इनमें आते हैं प्यूरिफिकेशन के लिए क्या प्रेजेंट है, लंग्स हैं, गिल्स है, स्किन है, ठीक है। और वहीं बर्ड्स, मैमल्स और क्रोकोडाइल्स की बात करें बेटा, तो दे हैव 4 चेम्बर्ड हार्ट, और यहाँ पे कंप्लीट डबल सर्कुलेशन होता है, दे गो थ्रू कंप्लीट डबल सर्कुलेशन, ठीक है, ठीक है। तो चलो अब आगे बढ़ते बेटा। अब हम लोग फाइनली स्टार्ट करेंगे ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। अब ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में हमें सबसे पहले जो पढ़ना है बेटा, दैट इज आवर ह्यूमन हार्ट, ठीक है। सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है, हमें पढ़ना है हमारा ह्यूमन हार्ट। ह्यूमन हार्ट की बात करें बेटा, तो इट इज मीजोडर्मली डिराइव्ड। मीजोडर्मली डिराइव का क्या मतलब बेटा, जो हमारा बॉडी है वो बेसिकली 3 लेयर से ऐसे मिलके बना होगा, आपको पता होगा, ठीक है। एक्टोडर्म, मीजोडर्म एंड एंडोडर्म, एक्टोडर्म, मीजोडर्म एंड एंडोडर्म, ठीक है। तो जो हमारा आउटर लेयर जो है बेटा, वो एक्टोडर्म से बनता है, और जो हमारा इनर लेयर है, जो ऑर्गन्स का जो इनर लेयर होता है, वो एंडोडर्म से बनता है, ठीक है। वहीं जो बीच के जो ऑर्गन्स हैं बेटा, वो कौन बनाता है, वो मीजोडर्म बनाता है। तो दैट इज व्हाई इट इज नॉन एज, इसीलिए हम इसे मीजोडर्मली डिराइव्ड कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो हमारे ऑर्गन्स हैं वो कौन से लेयर से डिराइव होते हैं, किस लेयर से बने होते हैं, तो मीजोडर्म से बने हुए होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, ये हार्ट प्रेजेंट कहाँ होता है भाई, तो थोरैसिक कैविटी में प्रेजेंट होता है। थोरैसिक कैविटी क्या होता है, सपोज इफ दिस इज अ ह्यूमन बॉडी, ठीक है, तो स्टार्टिंग फ्रॉम हेयर टू जो हमारा चेस्ट है, ठीक है, वहां तक की जो कैविटी होती है बेटा, इसे हम लोग थोरैसिक कैविटी कहते हैं, ठीक है, उसे हम थोरैसिक कैविटी कहते हैं। और चेस्ट के नीचे जहां जहां से हमारा स्टमक आ जाता है, स्टमक जो शुरू हो जाता है, इसे हम लोग एब्डोमिनल कैविटी कहते हैं, ठीक है, उसे हम लोग एब्डोमिनल कैविटी कहते हैं। तो जो चेस्ट का जो एरिया है, दैट इज नॉन एज द थोरैसिक कैविटी, और ये हार्ट कहाँ प्रेजेंट है, तो थोरैसिक कैविटी में ही प्रेजेंट है। अच्छा, बहुत लोगों को मिसकंसेप्शन होता है कि जो हमारा हार्ट जो है वो हमारे लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होता है। नहीं, हार्ट जो है वो बिल्कुल मिडिल में ही प्रेजेंट होता है, ठीक है। जो हमारा हार्ट है वो बिल्कुल मिडिल में ही प्रेजेंट है। जो हमारा स्टर्नम बोन होता है, उसके जस्ट पीछे प्रेजेंट होता है ये, ठीक है। लेकिन ये जो हार्ट है वो लेफ्ट साइड की तरफ स्लाइटली टिल्टेड होता है। इट इज स्लाइटली टिल्टेड टुवर्ड्स किसकी तरफ, लेफ्ट की तरफ, ठीक है। इसीलिए जनरल टर्म्स में कहा जाता है कि हार्ट जो है वो हमारा लेफ्ट में प्रेजेंट है, लेकिन वो लेफ्ट में नहीं है, वो सेंटर में ही प्रेजेंट है, ठीक है, लेकिन वो लेफ्ट की तरफ टिल्टेड प्रेजेंट होता है, ठीक है। चलो अब बात करते बेटा कि जो हार्ट जो है वो बेसिकली 2 लेयर से बना हुआ है, ठीक है। देर आर 2 लेयर उनमें इसमें प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये 2 लेयर को हम लोग क्या कह रहे हैं बेटा, इट इज नॉन एज द पेरिकार्डियम, ठीक है। इस हार्ट के बाहर 2 लेयर प्रेजेंट है, ठीक है, एक आउटर लेयर और एक इनर लेयर, ठीक है, एक आउटर लेयर और एक इनर लेयर। इसे हम लोग क्या कह रहे हैं, इट इज द पेरिकार्डियम, ठीक है। और इस आउटर और इनर लेयर के बीच में एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है। इस आउटर और इनर लेयर के बीच में एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है, ठीक है। इस फ्लूइड को हम लोग पेरिकार्डियल फ्लूइड कहते हैं, ठीक है। इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग पेरिकार्डियल फ्लूइड कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इस पेरिकार्डियल फ्लूइड का काम क्या होता है, या फिर इस पेरिकार्डियम का काम क्या होता है बेटा, इट हेल्प्स इन प्रोटेक्शन ऑफ द हार्ट, ठीक है। ये हमें प्रोटेक्शन देता है, किससे देता है भाई, तो मैकेनिकल इंजरी से, ठीक है, मैकेनिकल इंजरी या फिर किसी शॉक से ये प्रोटेक्शन देता है, ठीक है। कभी अगर अचानक से एक झटका लग जाए तो ऐसा थोड़ी नहीं होता ना कि तुरंत झटका लगा और हमारा हार्ट जो है वो बीट करना बंद कर दिया, ऐसा नहीं होता। क्यों क्यों नहीं होता, क्योंकि पेरिकार्डियम प्रेजेंट है, पेरिकार्डियल फ्लूइड है जो कि हमें मैकेनिकल इंजरी से बचा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट,
अब देखो बेटा, एक ह्यूमन हार्ट की बात करें तो इट हैज 4 चेम्बर्स, ठीक है। कितने चेम्बर्स प्रेजेंट होते हैं भाई? तो 4 चेम्बर होता है। कौन कौन सा? राइट ऑरिकल, ठीक है, इसे ऑरिकल को आर्ट्रियम भी कहीं कहीं कहते हैं, ठीक है। राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल, ठीक है, राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। अच्छा ध्यान देने वाली ये बात है बेटा कि जो दोनों वेंट्रिकल्स हैं वो दोनों सेम साइज के नहीं होते हैं, ठीक है। द लेफ्ट वेंट्रिकल इज स्मॉलर इन साइज एज कंपेयर टू राइट वेंट्रिकल, ठीक है। राइट वेंट्रिकल जो है वो साइज में बड़ा होता है एज कंपेयर टू द लेफ्ट वेंट्रिकल। अच्छा, अब ये जो रखते हैं, जितने भी रखते हैं चेम्बर्स हैं, क्या वो यूं ही खुले हुए हैं? नहीं, दे ऑल आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर, वो आपस में सेपरेटेड हैं। कैसे सेपरेटेड हैं? तो इन चेम्बर्स को सेपरेट करने के लिए एक थिन मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है बेटा एक थिन मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है जिसे हम लोग सेप्टम कहते हैं, ठीक है। इन चेम्बर्स को आपस में सेपरेट करने के लिए एक थिन मेम्ब्रेन प्रेजेंट है जिसे हम लोग सेप्टम कहते हैं। अब इस सेप्टम का नाम भी है बेटा, देखो, अगर तो ये दो दो आर्ट्रियम को आपस में सेपरेट कर रहा है तो इस सेप्टम का नाम हो जाएगा इंटर ऑरिक्यूलर सेप्टम। क्या नाम हो जाएगा? इंटर ऑरिक्यूलर सेप्टम, ठीक है। और अगर ये दो वेंट्रिकल्स को आपस में सेपरेट कर रहा है तो इसका नाम हो जाएगा इंटर वेंट्रिक्यूलो सेप्टम, ठीक है। इंटर वेंट्रिक्यूलो सेप्टम, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, अगर ये ऑरिकल्स और वेंट्रिकल्स को सेपरेट कर रहा है, ठीक है, तो जो सेप्टम ऑरिकल और वेंट्रिकल को सेपरेट करेगा उस सेप्टम का नाम हो जाएगा ऑरिक्यूलो वेंट्रिक्यूलर सेप्टम। क्या नाम हो जाएगा? ऑरिक्यूलो वेंट्रिक्यूलर सेप्टम, ठीक है। ध्यान रखना क्या क्या? राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। इनको सेपरेट करने के लिए क्या प्रेजेंट है भाई? तो सेप्टम प्रेजेंट है, ठीक है। सेप्टम क्या होता है? इट इज अ थिन मेम्ब्रेन जो कि चेम्बर्स ऑफ हार्ट को सेपरेट करता है। अगर तो ये ऑरिकल्स को सेपरेट कर रहा है तो इसका नाम हो जाएगा इंटर ऑरिकुलर सेप्टम। अगर तो ये वेंट्रिकल्स को सेपरेट कर रहा है तो ये हो जाएगा इंटर वेंट्रिक्यूलर या वेंट्रिकुलो सेप्टम। और अगर ये ऑरिकल और वेंट्रिकल को सेपरेट कर रहा है तो दिस इज ऑरिक्यूलो वेंट्रिकुलर सेप्टम, ठीक है। यहां तक कोई डाउट नहीं है? आगे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट हम इसी चीज को दोबारा से बना रहे हैं। हाँ भाई, 4 चेम्बर्ड हार्ट है, 4 चेम्बर्ड हार्ट, ठीक है। राइट ऑरिकल, राइट हाँ लेफ्ट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल एंड राइट लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। सेप्टम के बारे में हमने पढ़ लिया। अब देखते हैं बेटा कि होता क्या है। अब इनमें आते ब्लड भी तो आएंगे, ठीक है। तो ब्लड कौन कौन से रखते हैं चेम्बर्स में, कहां कहां से और कैसा कैसा ब्लड आ रहा है, हम लोग ये देखते हैं, ठीक है। देखो याद रखना, ऑरिकल्स में हमेशा राइट ऑरिकल्स में हमेशा ब्लड कैसा ब्लड आएगा भाई? तो इट ऑलवेज गेट्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। कैसा ब्लड यहां पे आएगा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा। अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ कहाँ से आएगा? तो पूरे बॉडी से आएगा, ठीक है। पूरे बॉडी से आ रहा है तो बॉडी जो है वो अपर बॉडी और लोअर बॉडी में डिवाइडेड है, ठीक है। देखो राइट ऑरिकल में दो ब्लड वेसल्स आते हैं, ठीक है। में 2 ब्लड वेसल्स आते हैं। कौन कौन से? एक आता है
सुपीरियर वेना कावा और दूसरा आता है इंफीरियर वेना कावा। ये जो आ रहा है बेटा ऊपर से जो आ रहा है, दिस इज द सुपीरियर वेना कावा। ठीक है, दिस इज द सुपीरियर वेना कावा। और जो नीचे से आ रहा है दैट इज द इंफीरियर वेना कावा। ठीक, अब इसमें कंफ्यूज मत होना, ये जो ये पीछे से जाके राइट ऑरिकल में ही जुड़ रहा है, ये राइट वेंट्रिकल में नहीं आ रहा है, ये पीछे से जाके राइट ऑरिकल में ही जुड़ रहा है। ठीक है, अच्छा सुपीरियर वेना कावा ब्लड कहाँ से लेके आ रहा है भाई? सुपीरियर वेना कावा जो है वो हार्ट के ऊपर जितने भी बॉडी पार्ट्स हैं, ठीक है, अपर बॉडी पार्ट से लेकर आ रहा है। हार्ट से जितने भी ऊपर बॉडी पार्ट्स हैं, हेड है, आर्म्स है, चेस्ट है, वहां से ब्लड कौन लेके आ रहा है? तो सुपीरियर वेना कावा लेके आ रहा है। और हार्ट से नीचे जितने भी बॉडी पार्ट्स हैं, ठीक है, अब्डोमिनल एरिया है, फिर आपका लेग्स हैं, यहां से कौन ब्लड लेके आ रहा है? इंफीरियर वेना कावा लेके आ रहा है। और कैसा ब्लड लेके आ रहा है भाई? तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आ रहा है। ठीक है, कैसा ब्लड लेके आएगा? तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आएगा। अब देखते हैं यहां से कौन सा ब्लड आ गया भाई? तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया। अच्छा याद रखना, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके बॉडी में ट्रैवल कौन करता है? तो हमेशा वीन्स करते हैं। ठीक है, तो सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा ये दोनों क्या हैं? दे बोथ आर वीन्स, ये वीन्स है बेटा। ठीक है, अच्छा अब क्या होगा, यहां से ये ब्लड कहाँ जाएगा? तो राइट वेंट्रिकल में जाएगा। कहाँ जाएगा? राइट वेंट्रिकल में जाएगा। अच्छा, राइट वेंट्रिकल से ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जाता है? ये चला जाएगा लंग्स में। ठीक है, लंग्स में तो जाएगा, लेकिन किसके थ्रू जाएगा? यहां पे एक ब्लड वेसल प्रेजेंट है, इस ब्लड वेसल का नाम है पल्मोनरी आर्टरी। क्या नाम है? इट इज द पल्मोनरी आर्टरी। ये इस ब्लड को कहां लेके जाएगा भाई? तो लंग्स में लेकर जाएगा। ठीक है, अब लंग्स में क्या होगा? लंग्स में होगा रेस्पिरेशन। ठीक है, लंग्स में क्या होगा भाई? रेस्पिरेशन होगा। और रेस्पिरेशन की वजह से क्या होगा? ये ब्लड जो था ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का क्या मतलब है भाई? कि इसमें CO2 का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन कम है। डीऑक्सीजनेटेड का ये मतलब नहीं होता है कि इसमें सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड ही है और ऑक्सीजन एब्सेंट है। नहीं, एब्सेंट नहीं है, प्रेजेंट दोनों ही है, लेकिन ज्यादा या कम अमाउंट में प्रेजेंट है। ठीक है, तो डीऑक्सीनेटेड का ये मतलब है कि कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन में है, और ऑक्सीडेटेड का ये मतलब है कि ऑक्सीजन ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन में है। यहां क्या होता है? रेस्पिरेशन होता है। रेस्पिरेशन में क्या करेंगे हम? कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर देंगे और ऑक्सीजन को इंक्रीज कर देंगे। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड कम हो जाएगा और ऑक्सीजन बढ़ जाएगा। ठीक है, रेस्पिरेशन में हम क्या करते हैं? हम सांस ही तो लेते हैं। सांस लेते तो क्या करते हैं? ऑक्सीजन का इंटेक करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं। ठीक है, तो जो जो कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में था वो हमने बाहर फेंक रिलीज कर दिया, और जो एनवायरनमेंट से जो हमने नया ऑक्सीजन लिया था वो कहाँ आ गया? ब्लड में आ गया। तो अब ये ब्लड कैसा हो गया? ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया है। ठीक है, अब ये ब्लड लंग्स से कहाँ आएगा? तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स में आएगा कहाँ? लेफ्ट ऑरिकल में। ठीक है, अब ये कैसा ब्लड आ रहा है भाई? ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है। ठीक है, और इसको ब्लड से लेफ्ट ऑरिकल में लेकर के कौन आ रहा है? ये आ रहा है पल्मोनरी वीन्स। ठीक है, कौन लेके आ रहा है भाई? तो पल्मोनरी वीन्स लेकर के आ रहे हैं। ठीक है, अच्छा अब क्या होगा? लेफ्ट ऑरिकल में क्या आ गया भाई? हमारे पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया। अच्छा, अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट ऑरिकल से चला जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में। ठीक है, और लेफ्ट वेंट्रिकल से ये ब्लड को पूरे ही बॉडी में पंप किया जाएगा। ठीक है, कहाँ पंप किया जाएगा? पूरे बॉडी में पंप किया जाएगा। और ये पंप करने के लिए क्या प्रेजेंट है? हमारे पास एरोटा प्रेजेंट है, या एओर्टा बोल सकते हो उसे। ठीक है, क्या प्रेजेंट है? एओर्टा प्रेजेंट है। सो दैट इज हाउ पूरे हार्ट में कहाँ कहाँ से ब्लड आते हैं, और वो ब्लड फिर
हार्ट को कहाँ कहाँ से लीव करते हैं, हमने ये पढ़ा है। ठीक है, मैं स्टेप बाय स्टेप लेके चल रहा हूँ। ठीक है, पहले हमने बस इतना बात किया कि भाई कितने आते हैं पार्ट्स हैं हार्ट के, कितने चेम्बर्स हैं। ठीक है, अब हमने ये देखा है कि उन चेम्बर्स में ब्लड कहाँ कहाँ से आ रहे हैं और वो ब्लड कहाँ कहाँ से लीव कर रहे हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि इसमें और क्या क्या पार्ट्स है जो कि ऐड होंगे। ठीक है, चलो ना, तो अब आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ तक तो हमने एक पढ़ लिया था। अब देखते हैं क्या होता है कि जब ब्लड कहते हैं हार्ट में फ्लो करता है, ठीक है, व्हेन इट फ्लोज फ्रॉम द राइट ऑरिकल टू द राइट वेंट्रिकल, तो क्या ये डायरेक्टली फ्लो कर जाता है? नहीं, ऐसा नहीं होता। यहाँ पे एक वाल्व प्रेजेंट है बेटा। ठीक है, देयर इज अ वाल्व प्रेजेंट बिटवीन राइट ऑरिकल एंड राइट वेंट्रिकल। ये जो वाल्व प्रेजेंट है जो कि राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में प्रेजेंट है, दैट दिस वाल्व इज नॉन एज द ट्राइकस्पिड वाल्व। इसे हम लोग क्या कहते हैं? इसे हम लोग ट्राइकस्पिड वाल्व कहते हैं। ये होता क्या है, एक सिंपल सा होल है जहां पे 3 फ्लैप्स प्रेजेंट है बेटा। देयर आर 3 फ्लैप्स प्रेजेंट। ठीक है, और इसे हम ट्राई, क्योंकि 3 है इसलिए हम ट्राई कह रहे हैं, तो ट्राइकस्पिड वाल्व प्रेजेंट है। वाल्व्स होता क्या है बेटा? वाल्व्स यहाँ पे क्यों प्रेजेंट है? बिकॉज वाल्व्स क्या करते हैं बेटा? इट प्रिवेंट्स द बैक फ्लो ऑफ द ब्लड। ये क्या करता है? ये बैक फ्लो ऑफ द ब्लड को प्रिवेंट करता है। ठीक है, बैक फ्लो ऑफ ब्लड को प्रिवेंट करता है। जब ब्लड राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल में जा रहा है तो ये काफ़ी हाई प्रेशर के साथ जा रहा है। ठीक है, तो ये जो ब्लड का फ्लो है ये यूनी डायरेक्शनल फ्लो ही बना रहे, इसके लिए, इस बात को इंश्योर करने के लिए यहाँ पे क्या प्रेजेंट है बेटा? वाल्व्स प्रेजेंट है। ठीक है, जब ये ब्लड हाई प्रेशर से राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल में जाता है तो ये वाल्व्स खुल जाते हैं। लेकिन जब ब्लड यहाँ आ जाता है तो हो सकता है कि चांसेस ये हो सकते हैं कि जब ब्लड राइट वेंट्रिकल से इस पल्मोनरी आर्टरी में जा रहा हो तो ऐसे कंडीशन में ब्लड यहाँ से ऊपर भी तो जा सकता है। ठीक है, तो ऐसे केस में क्या होता है, यहाँ पे वाल्व प्रेजेंट है जो कि ये क्लोज हो जाता है, और जब ये क्लोज हो जाता है तो ये इस ब्लड को वेंट्रिकल से ऑरिकल में नहीं जाने देता। ठीक है, तो जो राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल में जो प्रेजेंट है दैट इज अ ट्राइकस्पिड वाल्व। और सिमिलरली यहाँ पे भी एक वाल्व प्रेजेंट है, तो लेफ्ट और ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो एक वाल्व प्रेजेंट है दैट इज द बाइकस्पिड वाल्व। ठीक है, इट इज द बाइकस्पिड वाल्व, या इसे ही माइट्रल वाल्व भी कहा जाता है। इसे ही माइट्रल वाल्व भी कहा जाता है। अच्छा, अब ये जो वाल्व्स जो है बेटा, इन वाल्व्स के जो फ्लैप्स हैं, ठीक है, ट्राइकस्पिड है यानी कि 3 फ्लैप्स हैं, ट्राइकस्पिड है तो 3 फ्लैप है, और बाइकस्पिड है दो फ्लैप्स हैं। ठीक है, अब ये जो फ्लैप्स जो है बेटा, ये इस वेंट्रिकल के मसल्स से अटैच्ड होते हैं। इट इज अटैच्ड टू द मसल्स ऑफ द वेंट्रिकल्स। ठीक है, ये इस वेंट्रिकल्स के मसल्स से अटैच्ड होते हैं। ठीक है, अच्छा कैसे अटैच्ड होते हैं? तो देयर आर फाइबर्स। ठीक है, फाइबर्स प्रेजेंट है जिसे हम कॉर्डा टेंडिने कह रहे हैं। ठीक है, कॉर्डा टेंडिने कह रहे हैं। ठीक है, ये कॉर्डा टेंडिने क्या कर रहा है? इस फ्लैप को वेंट्रिकल्स के मसल्स के साथ अटैच कर दे रहा है। इसकी वजह से क्या होता है कि जब ये ओपन या क्लोज होता है तो ये अपना पोजीशन बनाए रखे, उसके लिए हेल्प में कौन आता है? ठीक है, कॉर्डा टेंडिने आता है। कॉर्डा टेंडिने वाल्व्स को अपना पोजीशन होल्ड करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं अब। ठीक है, चलो देखते हैं अब क्या होता है बेटा, कि पॉइंट ये आता है बेटा कि जो हमारा हार्ट है वो अपने खुद ब खुद बीट कैसे कर रहा है। हार्ट को बीट करने के लिए कोई बाहर से तो कोई स्टिमुलस आता नहीं है, कोई बाहर से ऑर्डर तो आता नहीं है, तो हार्ट खुद ब खुद कैसे बीट करता है बेटा, देखते हैं। देखो, अगेन दिस इज द हार्ट। ठीक है, इसके 4 चेम्बर हैं। राइट ऑरिकल का जो बिल्कुल राइट वॉल जो है, जो एक्सट्रीम राइट वॉल जो है, यहाँ पे एक एरिया प्रेजेंट है बेटा। यहाँ पे एक नोड प्रेजेंट है, इस नोड को ऐसे नोड कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? ऐसे नोड, फुल फॉर्म साइनो आर्ट्रियल नोड। फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? साइनो आर्ट्रियल नोड।
अब देखो यहाँ पे क्या होता है बेटा कि यहाँ पे बहुत सारे नर्व्स प्रेजेंट हैं, ठीक है, बहुत सारे नर्व्स प्रेजेंट हैं और ये नर्व इम्पल्सेस का फॉर्मेशन करते हैं। ये क्या करते हैं, नर्व इम्पल्सेस का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। अच्छा, और इन नर्व इम्पल्सेस का फॉर्मेशन के लिए इसे कोई एक्सटर्नल इम्पल्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ये खुद ही इन नर्व इम्पल्सेस का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो इसीलिए हम ह्यूमन हार्ट को ऑटो एक्साइटेबल कहते हैं, ठीक है, ये खुद ही एक्साइट हो सकता है, दैट इज वाई इट इज ऑटो एक्साइटेबल, ठीक है। अच्छा, फिर एक और नोड प्रेजेंट है विच इज प्रेजेंट एट द सेप्टम, सेप्टम के पास प्रेजेंट होता है, दिस इज द एवी नोड, ठीक है, एवी नोड, एवी नोड का फुल फॉर्म आर्ट्रियो, हाँ, आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर नोड, ठीक है, एवी नोड। देखो इम्पल्स का जनरेशन कहाँ पे होगा, तो भाई ऐसे नोड में होगा, ठीक है। ऐसे नोड से ये इम्पल्सेस कहाँ जाएंगे, तो ये एवी नोड में जाएंगे। जब ये इम्पल्सेस ऐसे नोड से एवी नोड में जाता है तो क्या होता है, तो जो ऑरिकल्स हैं, ऑरिकल्स में कॉन्ट्रैक्शन होता है, इट लीड्स टू अ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द ऑरिकल्स, ठीक है। वहां से ये जो कहते हैं नर्व इम्पल्स है, इट गोज टू बंडल ऑफ हिस, एक बंडल प्रेजेंट है जिसे बंडल ऑफ फाइबर्स है, सॉरी न्यूरॉन्स का एक बंडल्स प्रेजेंट है, इसे हम लोग बंडल ऑफ हिस कह रहे हैं। और फिर बंडल ऑफ हिस से पूरे ही वेंट्रिकल्स में फाइबर्स डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, ठीक है, दीज आर नॉन एज दी परकिंजी फाइबर्स, ठीक है, इसे हम लोग परकिंजी फाइबर्स कहते हैं, ठीक है। तो जब ऐसे नोड से इम्पल्स जनरेट होके एवी नोड में जाता है तो जितने भी ये जो ऑरिकल्स हैं उनमें कॉन्ट्रैक्शन होता है, और जब एवी नोड से थ्रू बंडल ऑफ हिस ये परकिंजी फाइबर्स में जब ये इम्पल्सेस ट्रांसपोर्ट होंगे तब क्या होगा, वेंट्रिकल्स का कॉन्ट्रैक्शन होगा, ठीक है। और जब ऑरिकल और वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं बेटा तभी क्या होता है, तभी तो हमारा हार्ट बीट करता है, ठीक है। तो ये जो पूरा प्रोसेस है, एक इम्पल्स का जनरेट होना, एवी नोड में जाना, वहां से बंडल ऑफ हिस में जाना और परकिंजी फाइबर्स में जाना, ठीक है, इसकी वजह से क्या हो रहा है, ऑरिकल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं और वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं। तो ये जो पूरा प्रोसेस है बेटा ये एक बीट कहलाता है, ठीक है, ये एक बीट कहलाता है। और टोटल एक बीट को होने में लगभग 0.8 सेकेंड्स का टाइम लगता है, ठीक है। इसको हम लोग आगे और फर्दर डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी बता रहा हूँ लगभग 0.8 सेकेंड्स का टाइम लगता है। तो एक मिनट में 60 सेकेंड, तो अप्रॉक्स एक मिनट में हमारा जो हार्ट है वो 70 टू 75 टाइम्स बीट करता है। तो जो हमारा हार्ट रेट है दैट इज 70 टू 75 टाइम्स, और अगर एवरेज की बात करें तो 72 टाइम्स इन एवरेज ये बीट करता है, ठीक है। आई गेस यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखो बेटा होता क्या है, ये जो हमारा ऐसे नोड है इसे हम लोग नेचुरल पेस मेकर कहते हैं, इसे हम नेचुरल पेस मेकर कहते हैं, ठीक है, इसे हम लोग नेचुरल पेस मेकर कहते हैं। और अगर कभी हार्ट में आते हैं कोई डिजीज या कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से अगर ये ऐसे नोड पंप करना या बीट करना बंद कर देता है या स्लो हो जाता है, उतना हार्ट पंप नहीं कर पाता है जितना जरूरी है, तो ऐसे केस में फिर डॉक्टर्स क्या करते हैं, एक आर्टिफिशियल पेस मेकर, आर्टिफिशियल पेस मेकर आपके हार्ट के पास इम्प्लांट किया जाता है, ठीक है। ये आर्टिफिशियल पेसमेकर क्या काम करता है, वही काम करता है जो ये ऐसे नोड करता है, इम्पल्स का प्रोडक्शन करता है, इलेक्ट्रिक शॉक का प्रोडक्शन करता है, जिसकी वजह से आपका हार्ट जो है वो बीट करता है, ठीक है। अब देखो होता क्या है बेटा, शुरू से शुरुआत कर रहे हैं। अच्छा, वैल्व्स में एक पॉइंट में बताना भूल गया बेटा, यहाँ पे देखो ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वैल्व तो हमने पढ़ लिया था। साथ ही साथ क्या होता है, दो वैल्व्स और होते हैं, ये जो पल्मोनरी आर्टरी है यहां पर भी वैल्व प्रेजेंट है बेटा। तो जो वैल्व पल्मोनरी आर्टरी में प्रेजेंट है दैट इज द पल्मोनरी वैल्व, इसे हम लोग पल्मोनरी वैल्व कहेंगे,
इसे हम लोग पल्मोनरी वाल्व कहेंगे। और जो ये जो एरोटा है, यहाँ पर भी वाल्व प्रेजेंट होता है बेटा। तो जो वाल्व इस एओटा में एक्टिव प्रेजेंट है, हम इसे सेमी लूनर वाल्व कहेंगे। हम इसे सेमी लूनर वाल्व कहेंगे, ठीक है, हम इसे सेमी लूनर वाल्व कहेंगे। तो आप ये दोनों वाल्व्स का भी ध्यान रखना। तो टोटल कितने, 4 वाल्व्स हो गए, ट्राइकस्पिड वाल्व, बाइकस्पिड वाल्व, पल्मोनरी वाल्व एंड सेमी लूनर वाल्व, ठीक है। चलो अब यहाँ देखते हैं बेटा। अब हम लोग देखते हैं हार्ट के जो कार्डियक का जो प्रोसेस है, ठीक है, वो कैसे होता है, हम लोग वो देखते हैं, ठीक है। हार्ट प्रॉपर तरीके से बीट या कैसे करता है, देखो शुरुआत करते हैं। पहला स्टेज होता है जहां पे आपका आर्टरी और आपका आर्ट्रियम और वेंट्रिकल दोनों ही कहाँ पे है, दोनों ही रेस्ट पोजीशन पे हैं, ठीक है। ये आर्ट्रियम और वेंट्रिकल दोनों ही, ऑरिकल और वेंट्रिकल दोनों ही कैसे पोजीशन पे है, तो रेस्ट पोजीशन पे। हम ऐसे पोजीशन को जॉइंट डिस्टोल कहेंगे, ठीक है, जॉइंट डिस्टोल कहेंगे, ठीक है। दो दो चीजें होती हैं, एक होता है सिस्टोल एंड सेकेंड वन इज द डिस्टोल, ठीक है। सिस्टोल का क्या मतलब है, जब कोई भी एक हार्ट का कोई भी मसल जब कॉन्ट्रैक्ट करता है, ठीक है, जब वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, ठीक है, जब वो सिकुड़ता है तो हम इसे सिस्टोल कहते हैं। और वहीं जब वो रिलैक्स करता है तो हम इसे डायस्टोल कहते हैं, ठीक है। तो सिमिलरली जब आपके ऑरिकल और वेंट्रिकल दोनों ही रिलैक्स्ड पोजीशन पे हैं तो हम उसे कह रहे हैं कि जॉइंट डिस्टोल है, ठीक है। ऐसे केस में क्या होगा, सपोज दिस वाज द हार्ट, ठीक है। ऐसे केस में क्या है, दोनों ही ऑरिकल और वेंट्रिकल रिलैक्स्ड स्टेट में है। तो ऐसे में क्या होगा, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था वो राइट ऑरिकल में आ रहा होगा, ठीक है। और जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड था लंग्स से, वो कहाँ आ रहा होगा, वो राइट वेंट्रिकल सॉरी लेफ्ट ऑरिकल में आ रहा होगा, ठीक है। राइट ऑरिकल में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेना कावा के थ्रू, और लेफ्ट ऑरिकल में ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स के थ्रू, पल्मोनरी वीन्स के थ्रू आ रहा होगा, ठीक है। अच्छा, अब क्या होता है, ये जो वाल्व्स हैं ये ओपन हो जाएंगे, ठीक है। जब ये भर जाएगा तो ये ओपन हो जाएगा, और ये वाल्व के थ्रू ये जो कहते हैं ब्लड है, ये रिस्पेक्टिव कहते हैं वेंट्रिकल्स में कहते हैं फ्लो करेंगे, ठीक है, ऑरिकल से वेंट्रिकल की तरफ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद क्या होता है बेटा, सेकेंड इज वेंट्रिकुलर सिस्टोल। एक बार जैसे ही ब्लड कहाँ आ गया, इस वेंट्रिकल में आ गया, ठीक है, लगभग 30% ब्लड जैसे ही इस वेंट्रिकल में आ जाता है, ठीक है, वेंट्रिकल क्या करेगा भाई, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, वेंट्रिकुलर सिस्टोल होगा। वेंट्रिकल्स क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। तो जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो दो चीजें होंगी, एक तो ये दोनों जो वाल्व थे, ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व जो थे वो क्लोज होंगे, ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वाल्व जो है वो क्लोज हो जाएंगे, ठीक है। क्यों क्लोज हो जाएंगे, ताकि बैक फ्लो ऑफ ब्लड ना हो ऑरिकल्स में, ठीक है। और दूसरा क्या होगा, जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल होगा, जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो एक प्रेशर के साथ ब्लड जाएगा, ठीक है। जब ये प्रेशर के साथ ब्लड जा रहा है तो पल्मोनरी आर्टरी और एओटा का जो कहते हैं जो फ्लैप्स था, जो वाल्व्स था बेटा, वो ओपन हो जाएगा। पल्मोनरी वाल्व एंड सेमीलूनर वाल्व ओपन हो जाएगा, ठीक है। और जब ऐसा होगा बेटा तो इनमें ब्लड फ्लो करेगा, ठीक है, हाई प्रेशर के साथ, ठीक है। एट दैट टाइम जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल हो रहा होगा उस टाइम पे क्या होगा, ऑरिक्यूलर डायस्टोल हो रहा होगा बेटा, ठीक है। ऑरिकल जो है वो रिलैक्स कर रहा होगा और वेंट्रिकल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होता है, ठीक है। तब क्या होगा, ये ब्लड कहाँ चला जाएगा, फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल ये ब्लड चला जाएगा लंग्स के पास, एंड फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल ये एरोटा के थ्रू चला जाएगा पूरे बॉडी में, ठीक है।
और फिर क्या होगा, ये जो है जब ये ब्लड यहां से निकल जाएगा तो ये जो है वेंट्रिकल्स है ये अब क्या करेंगे, वेंट्रिकल्स रिलैक्स करेंगे तो ये वेंट्रिकल हाँ वेंट्रिकल डायस्टोल में आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। अच्छा एक पॉइंट यहाँ पर रह गया है, जब जॉइंट डिस्टोल होता है, ठीक है, तो ब्लड कहाँ आ रहा होता है, आपके आर्टरीज में आ रहा होता है। ऐसे टाइम पे क्या होता है, अ, तब यहाँ पे ऑरिकुलर सिस्टोल होता है। ठीक है, ऑरिकुलर सिस्टोल होता है तो ऑरिकल्स जो है वो कंट्रैक्ट करेंगे और ऑरिकल से ब्लड वेंट्रिकल्स में बहुत ही फोर्स, बहुत ही प्रेशर के साथ ऑरिकल से वेंट्रिकल में जाएगा। एट दैट टाइम ये जो हमारे ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व जो ये ओपन हो जाएंगे। ठीक है, तब ये ब्लड अंदर जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, ऑरिकुलर सिस्टोल खत्म होगा, फिर वेंट्रिकुलर सिस्टोल शुरू होगा। और जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल शुरू होगा तो वेंट्रिकल्स से ब्लड कहाँ कहाँ जा रहा होगा, पल पल्मोनरी आर्टरी और एरोटा में एक्ट जा रहा होगा। एट दैट टाइम जब वेंट्रिकुलर डाइस्ट सिस्टोल चल रहा होगा, एट दैट टाइम जो कहते हैं ऑरिकल हैं वो रिलैक्स कर रहे होंगे, तब वो ऑरिकुलर डायस्टोल हो जाएगा। उसके बाद फिर वेंट्रिकुलर वेंट्रिकुलर डायस्टोल होगा और फिर एट द एंड ऑफ एंड क्या होगा, दोनों ही रिलैक्स कर रहे होंगे और जॉइंट डायस्टोल होता है। ठीक है, अब मैं इस प्रोसेस को इस प्रोसेस के साथ कनेक्ट करता हूं। ठीक है, सबसे पहले क्या हो रहा है, ऑरिकुलर एक्टेंस सिस्टोल क्या हुआ था, यहाँ पे भी ऐसे नोड ने कहते हैं इम्पल्स जनरेट किया था और ये जनरेट हुए कहाँ गया था, एवी नोड में। जब एवी नोड में गया था तो यानी कि पूरे ऑरिकल में आते कॉन्ट्रैक्शन हो रहा होगा। तो सबसे पहले क्या हुआ, ऑरिकुलर सिस्टोल यानी कि ऑरिकुलर कंट्रैक्शन, ऑरिकल्स कॉन्ट्रैक्ट हुए, दोनों ही आते हैं ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व ओपन हुए, ब्लड कहाँ आ गया, वेंट्रिकल्स में आ गया। ठीक है, साथ ही साथ जो इम्पल्स था वो कहाँ आ गया, हमारे बंडल ऑफ हिस से होते हुए परकेंजी फाइबर में आ गया। जैसे ही ये परकेंजी फाइबर में आया फिर क्या हुआ, वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट हुए। ठीक है, तो क्या हो रहा है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल है ना। जैसे ही ये जो इम्पल्स था ये इस परकेंजी फाइबर्स में आया तो वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, तो यहाँ पे वेंट्रिकुलर सिस्टोल हो रहा है। और एट दैट टाइम क्या होगा, जो ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वाल्व था वो क्लोज हुआ है और पल्मोनरी और सेमी लूनर वाल्व जो है वो ओपन हो रहा होगा। ठीक है, एंड एट द लास्ट वेंट्रिकुलर डायस्टोल के बाद दोनों ही आते हैं, जो हमारे ऑरिकल और वेंट्रिकल हैं दोनों ही रेस्ट में जाते हैं, उसे हम लोग जॉइंट डायस्टोल कहते हैं। ठीक है, तो ये जो पूरा प्रोसेस हो रहा है बेटा ये एक हार्ट बीट है। ठीक है, दिस इज वन हार्ट बीट। ठीक है, और एक हार्ट बीट में लगभग 75 मिलीलीटर ऑफ ब्लड पंप किया जाता है। ठीक है, लगभग 75 मिलीलीटर ऑफ ब्लड पंप किया जाता है एक हार्ट बीट में। तो एक मिनट में टोटल हार्ट बीट कितने हो गए भाई, एवरेज भी अगर हम लोग लेके चलें तो 72, इसको अगर हम लोग 75 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अबाउट 5 लीटर्स ऑफ ब्लड जो है वो एक मिनट में पूरे बॉडी में पंप किया जाता है। ठीक है, ठीक है, तो अबाउट 5 to 5.5 लीटर्स ऑफ ब्लड ऑन एन एवरेज हमारे बॉडी में पर मिनट में पंप या सर्कुलेट किया जाता है। ठीक है, तो आई गेस यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ, एक चीज़ और है फिलहाल के लिए, दैट इज द हार्ट साउंड। आपके हार्ट में साउंड्स क्या प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, डॉक्टर्स एक मशीन लगा के आपका हार्ट बीट चेक करता है, वो मशीन क्या होती है, दैट मशीन इज स्टेथोस्कोप। ठीक है, स्टेथोस्कोप को आपके हार्ट पे आके लगा के वो चेक करता है, वो क्या चेक कर रहा होता है बेटा, हार्ट के साउंड को एक चेक कर रहा होता है। हमारा हार्ट जो है वो दो साउंड प्रोड्यूस करता है, फर्स्ट इज द लब एंड सेकेंड इज द डब। लब एंड डब साउंड प्रोड्यूस होता है। अब ये लब एंड डब साउंड प्रोड्यूस कब होता है हमें ये देखना है। देखो, जब भी ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वाल्व्स, ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वाल्व्स जब क्लोज होते हैं, ठीक है, जब ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व जब क्लोज होता है तो उनके क्लोज होने से जो आवाज आती है दैट इज द लब। ठीक है, और जब सेमी लूनर एंड पल्मोनरी आर्टरी
क्लोज होता है, ठीक है, सॉरी वैल्व्स, सेमिलूनर एंड पल्मोनरी वैल्व्स जब क्लोज होते हैं, ठीक है, तब कौन सी आवाज आती है, तब जो है आवाज आती है बेटा, दैट इज द डब, ठीक है। तो आई गेस आज की क्लास के लिए मैं बस इतना ही पढ़ा रहा हूँ। नेक्स्ट क्लास में ये चैप्टर हमारा ओवर हो जाएगा, ठीक है। कोई डाउट हो तो पूछ लेना। थैंक यू।